नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। समय पर न्याय न मिलना न्याय न मिलने के बराबर ही है। ऐसे में भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए, इस पर सवाल जरूरी है। हमारे देश में जजों की कमी की जो संख्या है, उस पर सवाल जरूरी है। सवाल जरूरी है कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था पर भी, और सवाल जरूरी है कि कैसे हम हमारे देश में न्याय प्रणाली को मजबूत बनाएं। और इन तमाम बुनियादी सवालों की पड़ताल के लिए हम आ पहुंचे हैं मुंबई की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। तो आइए भारत के आने वाले राष्ट्र रक्षकों के साथ, कानून रक्षकों के साथ शुरुआत करते हैं आज की न्यू इंडिया डिबेट। न्यू इंडिया डिबेट में आप सभी का स्वागत है। और मेरा पहला और सीधा सवाल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो धीमी जो हमारी न्यायालय की सुनवाई है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या सोचते हैं आप, बीइंग लॉ स्टूडेंट, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इंडिया का, वो सिर्फ अमीर वर्ग के लिए नहीं है, बट एक आम आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके लाइफ का। और जब एक आम आदमी हमारे न्यायालयों में जाता है तो वो एक कुछ होप्स और एक्सपेक्टेशंस लेके जाता बिल्कुल। है। और जब वो देखता है कि उसका कोई जो केस है वो 15-20 साल तक डिले हुआ जा रहा है, तो सिर्फ मनी एंड टाइम ही वेस्ट नहीं होता, उसका कहीं ना कहीं विश्वास जो है हमारे सिस्टम से वो भी उठता है। तो जितने जल्दी इस सिचुएशन को हम रेमेडी कर पाएंगे, उतने जल्दी हमारे जुडिशल सिस्टम के लिए ये अच्छा होगा। सारे कोर्ट्स के बाहर या कोर्ट्स के जो एरिया है, उनमें होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है वो गरीब तबकों के लिए, जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास वकील अफोर्ड नहीं करने की क्षमता होती है, तो ये जो है वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाके वो लोग अपने लॉयर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। Okay. मेजर जो यहाँ पे इशू है वो लोगों को अवेयर कराना है। Correct. कि वो कोर्ट्स में जाए और मालूमात करे, अगर ज़्यादा लॉयर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो। अभी भारत में 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, लगभग 4.5 करोड़। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 60,000 केसेस पेंडिंग है। उसके बाद हाई कोर्ट में देखा जाए तो लगभग 50 से 60 लाख केसेस पेंडिंग है। और बाकी बचे हुए जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहाँ पे पेंडिंग का जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। सबसे ज़्यादा अगर हम केसेस देखें कहाँ पेंडिंग है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। तो वहाँ पे जो हमारी जो न्यायालय है उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया या फिर डेडलाइन सेट करना किसी पर, तो भी वो चीज़ हो नहीं पा रही है। उसके काफ़ी अलग अलग रीज़न्स है। उसमें का एक रीज़न है कि हमारे जो अलग अलग कानून है, CPC हो गया, CRPC हो गया, उसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस है और काफ़ी बार ऐसा पाया जाता है कि लोग मिसयूज़ करते हैं उन प्रोविजंस का। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वो हर डिस्ट्रिक्ट में है। Okay. तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ऐसा है जो मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि क्यों कोर्ट में जाए, 5 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे न्याय मिलने को। तो अभी मीडिएशन और आर्बिट्रेशन है, वो उसका आंसर है। और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ पे एक जुडिशियल ऑफिसर या फिर कोई और ऑफिसर होता है जो ये मीडिएशन और आर्बिट्रेशन इनिशिएट करता है। Okay. और वहीं पे उनको जस्टिस मिल सकती है। हमारे जुडिशियल रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए? देखिए, ये सवाल आज से नहीं, सन 1924 से चलता आ रहा है, जब पहली हमारी रॉन्किन्स कमेटी बनी थी। उसके बाद 3 और बढ़िया कमेटियाँ बनी गई, जिसमें आखिरी थी हमारी मालिमत कमेटी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, सन 2002 के बाद आज सन 2022 आ चुका है। जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए आज तक कोई और कमेटी अब तक नहीं बनाई गई है जो बताई गई। मेरे दोस्तों ने अभी काफ़ी अच्छे मुद्दे लेके आए कि हमारे पास अब स्पीडी कोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन स्पीडी कोर्ट से रिलेटेड एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि स्पीडी कोर्ट्स बहुत जल्दी मुद्दों को डिस्पोज ऑफ कर देता है, लेकिन 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उसी मुद्दों में कुछ नए और सबूत उभर के आ जाते हैं। तो क्या होता है, वो कोर्ट जो केस होता है वो रिजुविनेट हो जाता है, वो दोबारा से उभर कर कोर्ट के एक बार फिर सामने आ सकता है। अभी तक इस चीज़ में एम्बिग्यूटी है कि स्पीडी ट्रायल्स में जो डिस्पोज ऑफ हुए मुद्दे हैं वो दोबारा कोर्ट के सामने आते हैं। तो प्रीवियसली प्रीसीडेड एविडेंस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आए या ना आए, मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जुडिशरी को इस चीज़ पे ज़रूर एक बार ध्यान दें। बेसिकली हमने जब कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और जैसे हमने ये भी कहा कि कुछ जो प्रावधान है उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, सो हम उसे गलत इस्तेमाल नहीं कहते, उसे हम नेसेसरी सेफगार्ड्स कहते हैं। Okay. जो किसी भी अच्छे लीगल सिस्टम में होने ही चाहिए। Okay. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेजर रीज़न है कि आज तक केसेस डिले हो रहे हैं, उसका वो है कि जो जजेस है
और जो हमारे प्रोसीजरल कोड्स है और जो लिमिटेशन एक्ट्स है उनमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं थे जो कि लिमिट कर सके कि कितनी बार एक केस पे एडजमेंट्स हो सकते हैं या कितने देर एक जजमेंट खींच सकता है। सो 1999 और 2002 जैसे मेरे सीनियर ने कहा कुछ अमेंडमेंट्स हुए हमारे प्रोसीजरल कोड्स में और लिमिटेशन एक्ट में, जिसके थ्रू अब जजेस 3 बार से ज़्यादा एक केस में एडजन नहीं कर सकते। ठीक है। और देर आर बीइंग बहुत सारे कोशिशें हो रही है कि जो अलग अलग एक्ट्स है उनके जो प्रोसीजर्स है उसमें लिमिटेशन लाया जाए, एक टाइम लिमिटेशन लाया जाए, ताकि ये जो केसेस है वो सालों साल खींच ना जाए। बीइंग लॉ स्टूडेंट्स, आप मानते हैं कि हमारे जो लॉ सिस्टम, जो जुडिशल सिस्टम है, उसमें ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो एक ऐसी मैकेनिज्म है जो डील करती है सारे इश्यूज़ को जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने की। तो अगर हमारे देश में और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस हो जहाँ पे लोग जो है वो एडुकेटेड हो और वो ये मैकेनिज़्म के लिए ऑप्ट करें, ना कि कोर्ट जाके फिर डेट लेने की, अगर ये वाली मैकेनिज़्म को अप्रोच करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा और इससे जो कोर्ट्स का जो ओवरबर्डनिंग का इशू है वो भी नहीं होगा और फिर जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड या कहते हैं जस्टिस इन हेस्ट इज जस्टिस इन वेस्ट, यानी जस्टिस अगर जल्दी भी कर दिया तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो ये इशू भी जो है वो मीडिएशन, नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन के ज़रिए सॉल्व हो सकता है। 2 बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो वकील लोग हैं, एडवोकेट्स जो हैं, वो अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स बहुत करते हैं। एक एडवोकेट जो होता है, मल्टीपल केसेस होते हैं उनके पास और वो प्रायोरिटी बेसिस पे केसेस को डील करते हैं। एट द सेम टाइम मल्टीपल कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अलग अलग कोर्ट्स में उनके केसेस होते हैं। जहाँ पे उनको ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पे जाते हैं जी। इस अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट की वजह से अननेसेसरी डिले होता है। सेकंड डिले का एक और रीज़न जो मैंने समझा है वो ये है कि जुडिशियल सिस्टम में ट्रांसफ़र्स बहुत जल्दी होते हैं। ज़रूरी भी है ट्रांसफ़र टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, बट अननेसेसरी ट्रांसफ़र भी बहुत होते हैं, जिससे क्या होता है जब नया जज आता है उसको वो केस समझने के लिए वक्त लग जाता है। कोरोना के बाद चुनौतियां और ज़्यादा गंभीर हुई हैं। ऐसे में कोर्ट को जो मिलने वाली छुट्टियां हैं, कोर्ट वैकेशंस, वो कितनी सही या कितनी गलत? मुझे नहीं लगता कि छुट्टियां कम करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आम आदमी को है तो प्रॉब्लम जुडिशरी वालों को भी है, प्रॉब्लम एडवोकेट्स को भी है। और जैसे सर ने अभी कहा कि एडवोकेट एक ही केस नहीं संभालता, एडवोकेट के पास एक साथ 10 केस होते हैं। हम सोचते हैं कि चलो आज केस है, चलो हो गया, हम चले जाएंगे जज के सामने बोल देंगे, पर उसके पीछे का पेपर वर्क जो हमें देना पड़ता है जज के सामने, वो करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। और जो ये हॉलीडेज़ का टाइम है ये वो लोग लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें वो फाइल कर सके। 1860s में हमारा जुडिशल सिस्टम स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। वहाँ पे ब्रिटिशर्स को अपनी फैमिलीज़ को ब्रिटेन में मिलने के लिए, जाने के लिए, क्योंकि वो लोग शिप से ट्रैवल करते थे तो उनको बहुत टाइम लगता था और उस समय ये छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। हॉलीडेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर मैं मानती हूँ कि सब जजेस एक टाइम पे अगर हॉलीडे लें तो मे बी वो हमारे जुडिशरी के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन नहीं। जजेस जो हमारी उच्च न्यायपालिका में बैठते हैं कहीं ना कहीं उतने ज़्यादा एज के होते हैं कि उन लोगों को कहीं ना कहीं छुट्टियां तो मिलनी चाहिए, और वो ओवरबर्डन्ड वैसे ही होते केसेस से, उनके मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो हमारे भारत के संविधान के हिसाब से जो तय किए गए मानक हैं उस हिसाब से वो चलती है। फिर हम देखते हैं कि ये भी बात है कि किसी निर्दोष को सज़ा ना हो, लेकिन चूंकि न्याय लेना, न्याय मिलना सभी का अधिकार है। ऐसे में जब किसी आतंकवादी के लिए कोई वकील उसके तरफ से न्यायालय में खड़ा होता है या फिर किसी बलात्कारी के लिए कोई वकील बलात्कारी की तरफ से न्यायालय में खड़ा होता है तो जनमानस का एक अलग टेम्परामेंट होता है। लेकिन यहाँ पर कानून जो है वो कहते हैं वो भावनाओं से नहीं चलता, वो नियमों से चलता है, वो साक्ष्यों के आधार पर चलता है। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को आप कैसे देखते हैं और क्या इसमें सही है आपके हिसाब से? देखिए, जो जुडिशरी होती है या फिर जो हमारी न्यायपालिका होती है, वहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि जो हर पर्सन है वो कोई भी हो,
चाहे आप कसाब का भी ले ले, तो कसाब के साइड से भी लॉयर लड़ा था कोर्ट में, या फिर कोई भी हो, तो हर एक व्यक्ति को उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसका एक वकील होना चाहिए जो उसकी साइड रख पाए। क्या पता वो शायद निर्दोष हो, क्या पता वो शायद सच में किया हो, बट सबको उनकी एक साइड रखने का एक हक होता है। इसलिए सबको एक लॉयर रहने का अधिकार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया है। जो कानून का सिंबल है, जो न्यायपालिका का सिंबल है, एक लेडी ऑफ जस्टिस जिसके हाथ में एक तराजू और एक तलवार रहता है, उसका मतलब यही है कि तराजू में जब कोई भी केस कोर्ट के सामने आता है तो वो तोलता है, दोनों पक्षों को बराबर तोलता है, साक्ष्यों के माध्यम से, फैक्ट्स के माध्यम से, या और भी जो भी जितने फैक्टर्स होते हैं सबको ध्यान में रख के ही वो डिसाइड करते हैं कि क्या इसका डिसीजन देना चाहिए। इसलिए वो दोनों को बराबर तोलते हैं, चाहे वो अक्यूज्ड का साइड है चाहे वो विक्टिम का साइड है। और दूसरे हाथ में जो तलवार है उसका भी यही मीनिंग है। After taking into consideration all the facts and circumstances, whether the accused is guilty or not, so that at that time it comes into picture if that person is to be held guilty or not. तो वो जो तराजू है वो बराबर तोलता है कि कैसे आप एक मर्डर को या किसी रेप को कैसे आप तोलते हैं। वो दोनों न्यायपालिका जो है दोनों पक्षों को बराबर सुनती है, उसी के बाद वो अपना फैसला सुनाती है। एज अ लॉयर हम लोग का मॉरल ड्यूटी है कि उनके तरफ से हम लड़े। और दूसरी बात है कि जो भी उनके फैक्ट्स है वो हम कॉन्फिडेंशियलिटी से, मतलब उनका जो भी है एज ही इज़ इनोसेंट वो हम लोग को प्रूव करना है। ही हैज़ एज द अदर पर्सन सेड कि ही हैज़ अ राइट कि वो कोर्ट के सामने अपनी बात रखे, मुद्दा रखे, और वो अक्यूज है कि नहीं वो जज सुनाता है, बट बिफोर दैट इट इज़ ऑन द लॉयर टू प्रूव कि ही इज़ अक्यूज और नॉट। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक देयर साइड। तो आप मानते हैं कि सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा आइडियल सिस्टम होना चाहिए जिसमें न्याय मिल सके? मुझे तो लगता है कि आइडियल सिस्टम कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सिस्टम है उसमें डिफेक्ट आएगा ही। और तो सुधारने की कोशिश तो की कोशिश की जा सकती है। और वो कोशिश मतलब कैसे, हम मतलब जो सामान्य आदमी है वो लोग क्या सोचते हैं कि जो एक्यूज है वो डायरेक्ट गिल्टी है, मतलब वो क्रिमिनल ही है उसके लिए। बोले वैसे नहीं रहता। अभी हम कसब की भी केस लेंगे, उसके साथ 14 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो मींस बोलते ना वो एक्यूज थे लेकिन गिल्टी नहीं थे। हम बात करते हैं ऐसे मामलों की जो कि बहुत संगीन अपराध होते हैं, ब्रूटली रेप्ड, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो केसेस होते हैं, उसमें आपको लगता है कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे देश में जो व्यवस्था है उसमें फांसी की सज़ा का जो प्रावधान है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कैपिटल पनिशमेंट ये जुडिशरी से अबॉलिश नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जुडिशल सिस्टम की एक इम्पॉर्टेंट भाग है। अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है तो वो एज सून एज दी जा रही है वो कैपिटल, उससे फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए। हमारा जो सिस्टम है वो एकदम क्लिस्टर क्लियर नहीं है। देयर इज़ चांस ऑफ टैम्परिंग। अगर समझो कि जो अक्यूज्ड है उसने एक्चुअल में नहीं किया है और उसको फ्रेम किया गया है, इफ़ ही इज़ गिवन अ कैपिटल पनिशमेंट, इन दैट केस एक्चुअल में जस्टिस इज नॉट सर्व्ड, द इनोसेंट इज बीइंग फ्री। एक फ्रेज है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो और सेकंड बात ये है कि किसी इंसान के पास ऐसा पावर नहीं होना चाहिए कि वो किसी को मार सके। हमें स्विफ्ट एक्शन लेने चाहिए। हीनियस क्राइम्स में लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। उनको मे बी हम एक ऐसा जेल बना दें, स्पेशल जेल बना दें कि सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाए ऐसे लोगों को। पर हम अगर प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो कैपिटल पनिशमेंट प्रोग्रेसिव सोसाइटी में रहना बहुत गलत है। जब कोई कातिल या जब कोई गुनहगार कोई गुनाह करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको जो है वो काट दे, मार दे, ख़त्म कर दे, बल्कि उसको वापस इंसान बनाए जहाँ पे उसे पश्चाताप हो और वो कुछ कर सके जिसके खिलाफ उसने बुरा किया है। तो जब हम देखें कि कोई रेपिस्ट है या कोई चोर है तो उसने क्यों चोरी की, उसने रेप क्यों किया। बहुत सारी सोशलॉजिकल थियोरीज़ हैं जो आई है जो ग्रास रूट लेवल पे इन लोगों के घर में और इन लोगों के जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स है वो देखती हैं, और इससे ये पता चलता है कि यूजुअली ये जो क्राइम्स होते हैं
क्योंकि ये इसलिए होते हैं क्योंकि या तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, या तो ये लोग बहुत इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से होते हैं, या तो इन लोगों की कोई हिस्ट्री में ऐसा कुछ सिचुएशंस होते हैं, या इन लोगों के पास में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो अनरिजॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज बार बार होते हैं और दे आर मेंटली अनफिट। ओके तो और जब इकोनॉमिकली इश्यूज में देखा जाए, अगर दे आर इकोनॉमिकली नॉट वेल टू डू, तो भी ये इश्यूज आते हैं कि दे ट्राई टू रिमूव देयर एग्रेशन कहीं और। आपके अगेंस्ट है ये बातें, क्या कहेंगे आप? जो हम कहते हैं ना कि एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड जहाँ हम रहते हैं आजकल, हम ये सोचते हैं कि इंसान है, मत मारो, इंसान वो रिफॉर्म हो जाएगा। तो प्रिजन जो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सर, प्रिजन जो है वो तो सिक्लूजन ही है ना, जहाँ एक जगह रखते हैं जहाँ पे सारी लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले हैं, जहाँ पे उनके लिए एक ही रूम है और एक ही टॉयलेट बाथरूम है, जहाँ वहाँ एक ही लाइट है ऊपर से, तो वे रह ही रहे हैं ना। पश्चाताप का जब हमें क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ मैम ने कहा कि उन्हें फिर उनकी साइकोलॉजी समझिए, पर ऐसे होता है, एक केस है जहाँ एक 6 साल के बच्चे ने 2 बच्चों का कत्ल किया। अब उसके लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उसने कत्ल किया, और वो खुश है उस कत्ल से, वो जाके बोल रहा है हाँ मैंने किया। तो वो जो गुरूर है, वो जो पश्चाताप ना होना है, वो खतरनाक है। ठीक है, वो बोलेंगे हाँ ठीक है मैं तो ठीक हो गया। लेकिन कानून तो हमारे देश का ऐसा है कि चूंकि वो बच्चा है तो हाँ जी, उसको सुधार गृह ही भेजा जाएगा, जैसा कि निर्भया के केस में हुआ था। हाँ जी, सबसे जघन्य अपराध जिस व्यक्ति ने किया था वो सुधार गृह में था। हाँ जी, पर वो 17 था, उसके बाद रिफॉर्म आया कि जो 17 और 18 के बीच है वो हेनियस क्राइम के वक्त उन्हें अलग ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें बड़ी आइडियलिस्टिक, बड़ी मॉरलिस्टिक है, और इसे एक सही आय से, मतलब जो प्रैक्टिकल आय है, अनबायस्ड आय है, उससे नहीं देखा जा रहा। ठीक है, देखिए बहुत सारा, मतलब देखिए जुडिशियल सिस्टम एक ऐसा एरिया है जिसमें कि जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। मैं चाहूँगा, अब मेरा सवाल उनसे है जिन्होंने अब तक नहीं बोला है, मैं चाहूँगा कोई 3 ऐसी जुडिशियल रिफॉर्म्स की बातें जो आप देखना चाहते हैं, जो आप लाना चाहते हैं, जो कि बीइंग लॉ स्टूडेंट आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए हमारे देश में, कोई सी भी 3 बातें। तो जैसे हमने पहले आंकड़े बताए कि हमारे यहाँ पे हमारे जुडिशरी में 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो उसमें से 3.9 करोड़ तो सिर्फ सबऑर्डिनेट जुडिशरी में है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मैजिस्ट्रेट्स, ऐसा नहीं है कि वो बराबर से काम नहीं करते हैं, मेरा मानना है कि हमारे मैजिस्ट्रेट्स की संख्या काफ़ी कम है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि हमें और मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट करने चाहिए, जजों की संख्या बढ़नी चाहिए। ओके ओके, जो हायरार्की है वो बहुत है। अब सुप्रीम कोर्ट में चली जाए, वहाँ पे सबसे पहला एक रेगुलर बेंच आता है, उसके बाद एक सेक्शन बेंच होता है, उसके बाद स्पेशल बेंच होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ही काफ़ी सारे बेंच है, मतलब आप अगर उस बेंच से नाखुश हो तो आप फिर से अपील कर सकते हो, और ये हाई कोर्ट में भी है और बाकी कोर्ट्स में भी है। तो ये जो हायरार्की है काफ़ी, इसके वजह से काफ़ी डिले होता है, क्योंकि वही केस बार बार आते हैं। सो इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। समाज के हर वर्ग के, हर स्तर के लोगों को जज के सीट पर मुझे देखना चाहता। जैसे एक ट्रांसजेंडर महिला अभी वेस्ट बंगाल में जज बनी है, वैसे ही अगर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हमारे यहाँ जस्टिस प्रोवाइड करने की इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनेंगे, तो हम एक बेटर तरीके से इश्यूज़ को हैंडल कर पाएंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसे देख पाएंगे। जजेस की जो ट्रेनिंग है उसमें थोड़ी बेहतरी की गुंजाइश है, प्रॉपर सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए। काफ़ी सब्जेक्ट मैटर्स हैं, उनके पर्सनल बायसनेस आ जाते हैं, मॉरल्स आ जाते हैं, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काफ़ी चीज़ों में नहीं फॉलो हो पाता है। सो आई थिंक बेटर ट्रेनिंग होगी और एफिशिएंटली तो वो डील कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जैसे जो केसेस हैं वो बहुत सालों तक खिंच जाते हैं, कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि एक तरफ से एक इंसान कितने देर तक एक केस को आर्ग्यू कर सकता है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसने हर जो साइड है उसमें वो 30 मिनट्स बोल सकता है। तो मुझे लगता है कि अपना केस अगर हम भी ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन सेट करें जहाँ पे चाहे आप कितने बार ही वो केस रिपीट कर लिए, पर एक बार में आप अपना जो स्टैंस है वो 30 मिनट तक प्रेजेंट करें, तो एफिशिएंटली हम सारे केसेस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जुडिशियल रिफॉर्म किस तरीके का आप एक्सपेक्ट करती हैं, क्या कहेंगी? जैसे मेरे फैमिली में भी एक बहुत छोटा माइन्यूट केस है और वो 15 सालों से चल रहा है, पर वही प्रॉब्लम है कि केस आता है,
थोड़ी देर बात होती है उस चीज़ के बारे में, फिर आगे बढ़ जाता है। पर वही मेरे को जैसे प्रणति ने कहा कि 30-30 मिनट के लिए बात होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में, मेरे हिसाब से वही अच्छा चीज़ है जुडिशियल रिफॉर्म के लिए। बिल्कुल ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, ठीक उसी बेसिस पर क्या इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट प्लान करे और वो एग्ज़ाम की तैयारी करे? तो ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को बीइंग लॉ स्टूडेंट्स आप कैसे देखते हैं? जी, जैसे यूपीएससी का आपने जिक्र किया कि एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम होता है, वैसे एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी हो सकता है। और इसमें कुछ लोग आर्गुमेंट करते हैं कि स्टेट्स के लॉ का लॉज होते हैं, इसलिए अभी जो अपॉइंटमेंट अभी फिलहाल जो हो रहा है वो स्टेट के हाथ में, स्टेट जो जुडिशरी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उससे होता है। तो हम जो केडर सिस्टम है, जैसे आईएएस में हो गया, अलग अलग स्टेट्स के केडर होते हैं, वैसे ही हम जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है उसके भी केडर्स हो सकते हैं, जिससे जो उस स्टेट के स्पेसिफिक लॉज है उसको भी वो लोग एड्रेस कर पाए। सो ये जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ये ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इससे बहुत फायदा होगा क्योंकि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है उस पर एक अकाउंटेबिलिटी आएगी। अभी आप यूपीएससी का देखते हो तो हर साल वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी को उनको भरना पड़ता है। तो अगर जजेस का भी वैसा होगा तो जो वैकेंसी, जो प्रॉब्लम है जो कम जजेस की, वो भी सॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है। हमारे देश में हम देखते हैं कि पीआईएल का मिसयूज ज़्यादा होता है। आप किस तरीके का आप इसको मानते हैं? मतलब चूंकि देखिए कोर्ट के पास पहले समय नहीं है और उसमें भी अननेसेसरी के जो इंटरवेंशंस होते हैं थ्रू पीआईएल, वो उसको आप कैसे देखेंगे? सबसे अच्छा तरीका है कि पीआईएल्स को हमको एंटरटेन करने चाहिए, और इस टाइप के जो पीआईएल, सारे पीआईएल आप सुनिए, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे वो सही है कि गलत है। ठीक है, इसलिए उसको सुनना ज़रूरी है। उस पर अगर जो आप पीआईएल कोर्ट को लगता है कि वो सही नहीं है, फिर उस पर वो कॉस्ट लगा सकता है, और कॉस्ट भी ऐसा कॉस्ट नहीं होना चाहिए कि दोबारा कोई उस पर लगा ना सके। पीआईएल एंकरेज होना चाहिए, क्योंकि पीआईएल एक तरीका है जिससे एक आम लोग सामने आ सकें, उसको एक बातें जो लोगों पे वैसी नहीं जा सकी वो पीआईएल के थ्रू अब आगे आ सके। ठीक है, यहाँ पर सवाल पीआईएल पर रोक का बिल्कुल नहीं है। सवाल ये है कि जो अनवांटेड इश्यूज हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे केसेस यदि आते हैं तो क्या आप मानते हैं कि वो सही है? चूंकि एक राइट है लोगों का, वो होना चाहिए। सन 2004 का एक केस था, रोहित पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में सर वो सारी चीज़ें लेट डाउन करी गई थी कि हम किन कैटेगरी के अंदर पीआईएल को एक ट्रिवियल पीआईएल बोल सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसा भैया ने अभी बोला, एक कॉस्ट जो होता है वो इम्पोज होना चाहिए, तो भी मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। सर मेरा ये मानना है, आज की डेट में अगर हम अपनी उच्च न्यायालय का फॉर्मेट देखें, हम पीआईएल को एक लेटर लिख के भी कर सकते हैं। तो अगर हमें एक ट्रिवियल पीआईएल से बचना है, एक कोर्ट को एक सेट ऑफ फॉर्मेट रखना चाहिए पीआईएल का, जिसके अंडर हम उसे फाइल कर सकते हैं। एंड अगर इन केस वो वायलेट करता है और उन ट्रिवियल पीआईएल्स के एम्बिट में आना चाहिए, तो उसके लिए एक अच्छा खासा कॉस्ट इम्पोज बाय द कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, हमारे देश का जो कॉलेजियम सिस्टम है, उस सिस्टम को आप कैसे देखते हैं और उसमें क्या बदलाव की वकालत आप लोग करेंगे? आप मानते हैं ऐसा कि उसमें चेंजेस होने चाहिए? आपने कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल पूछा है, तो मैं पहले दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कॉलेजियम जो सिस्टम है वो इवॉल्व कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो जजेस का अपॉइंटमेंट था, वो एक फर्स्ट जज केस हुई थी 1983 में। तो उसमें ऐसा पाया गया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस, वो अपॉइंट करते थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रिकमेंडेशन भेजते थे। उसके बाद एक सेकंड जज केस हुई 1993 में। उसके बाद उसमें ये पाया गया कि जो कंसल्टेशन करते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाकी जजेस के साथ, वो कॉन्करेंट है एंड इट इज़ नॉट जस्ट कंसल्टेशन। एंड जो एक केस हुई थर्ड जज केस, जो कि एक लैंडमार्क केस थी 1998 में हुई। तो उसमें ऐसा आया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अलॉन्ग विथ 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, वो 5 लोगों की एक कमिटी या फिर एक 5 लोगों का ग्रुप रहेगा, एंड दे विल वर्क ओवर दी अपॉइंटमेंट एंड दी ट्रांसफर ऑफ जजेस। सो अभी इसमें सुधार जो कॉलेजियम सिस्टम में जो चाहिए वो ये है कि जो 5 जजेस है सुप्रीम कोर्ट पे, उन्हें ऑलरेडी काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, और जो एलिवेशन का आता है या फिर ट्रांसफर ऑफ आता है, अभी कितने सारे हाई कोर्ट है, लगभग 25 हाई कोर्ट है, उसमें कितने सारे जजेस है, कितने सारे एडवोकेट्स हैं जिनको एलिवेट करना है। तो एक 5 जजेस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है सारे इतने सारे लोगों का स्टडी करना। तो इसीलिए ये जो कॉलेजियम है वो हमें एक्सटेंड करना चाहिए, उसमें और जजेस ऐड करने चाहिए, या फिर जो कुछ स्पेशलिस्ट है कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। कानून की मदद से कैसे हम मौलिक कर्तव्यों को सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या ऐसा किया जाना चाहिए? आप सहमत हैं इस बात से? पहले तो मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हम भूल जाते,
हम भूलते नहीं है। मैं आपको मेरा खुद का उदाहरण बताता हूँ। मैंने एक गाड़ी पार्क की थी, वो पार्क आरटीओ वाले उठा के लेके गए। हाँ, लेके गए। मैंने ठीक से पार्क की थी, आरटीओ वालों ने कहा 600 रुपये फ़ाइन भरो, ये हो जाएगा। मैं लड़ा, हाँ, तो भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट में मुझे 200 रुपये दे के वो करना पड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनकी निभानी नहीं है, वो जो सिस्टम है वही निभाने नहीं देता। तो मतलब वो निभाएंगे भी कैसे? ऐसा वो मेन इशू। कोई और इस पर अपनी बात रखना चाहेगा? फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सभी के अपने कर्तव्य होते हैं अपने देश के प्रति। तो इसमें आपको लगता है कि हम लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल इसको बेटर कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, जो कि सही है, क्योंकि आप मेरे हिसाब से आप किसी को उनके कर्तव्य नहीं समझा सकते। अगर उनको मॉरली लगता है कि जब उनको जो हमारे राष्ट्र का झंडा है उसको सलाम देना है जब वो उसे देखते हैं, तो वो उनके ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों को उनके ऊपर प्रेशराइज करके करवाना चाहिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। ओके मैं लास्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं, उसमें यदि मैं बात करूं न्यायपालिका की और विधायिका की, तो हम देखते हैं कई बार कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ये आपस में एक दूसरे के डिसीजन को। आपको लगता है कि दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं और दोनों को अपने दायरे में रह करके काम करना चाहिए? मान लीजिए अगर DRT हो गया, डायरेक्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल हो गया, तो वहाँ पे जो इम्पैनलमेंट्स होते हैं, क्यों एक नेता के घर पे लिस्ट जाती है कि इन वकीलों में से किसको वहाँ पे इम्पैनल किया जाना चाहिए? क्यों जब जजेस की लिस्ट होती है पहले नेता के घर पे जाती है कि इनमें से किसको एलिवेट किया जाए? तो हम ये देखते हैं कि विधायिका और जुडिशरी वर्क तो अलग अलग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चेन में चलते रहते हैं। वी विल एड यू एंड यू विल एड मी। अगर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ, तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी का जो है अभी मेन इन दोनों में डिसएग्रीमेंट होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ, कि मतलब लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया और फिर समाज में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया और उनको लगता है कि ये लॉ काम नहीं कर रहा है हमारे लिए, या फिर हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो फिर कोर्ट में जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास, एंड देन सुप्रीम कोर्ट फिर बोलता है कि ये लॉ अभी से नहीं होगा। सो हियर द डिफरेंस इज़ कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है उनका दृष्टिकोण और जो सुप्रीम कोर्ट वो लॉ को अमेंड करता है फिर रिपील करता है, उनका दृष्टिकोण अलग है। पार्लियामेंट जो बनाता है लॉ, वो बनाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आम आदमी को क्या चाहिए, कि उनके क्या नीड्स है, वो भी कंसिडर किए जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी, उनके ऊपर थोड़े लिमिटेशंस रहते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट्स क्या है, पहले जजेस ने क्या कहा, उसके पर्सपेक्टिव से ही लॉ आगे का उनके पास उनका वो दायरा रहता है कि वो लॉ के पर्सपेक्टिव से ही हम वो लॉ को देखें। तो ये एक है कि इसलिए हर बॉडी को अपना पार्ट जो उनका पावर्स है उसके पर्सपेक्टिव से ही करना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था में किस तरीके से सुधार किया जाए, इस पर आप सभी ने बहुत अच्छी अपनी बातें रखी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये आने वाले भारत के कानून के रक्षक हैं। आने वाले समय में इनमें से कोई अच्छा वकील बनेगा तो कोई अच्छा जज बनेगा। तो इनके विचारों को सुनने के बाद, इनके विजन को सुनने के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत का जो भविष्य है, भारत की जो कानून व्यवस्था है, वो सुरक्षित हाथों में है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था को इतना आसान और इतना सरल बनाया जाएगा कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति और जो हमारे देश का जो सबसे गरीब तबका है, वो भी न्याय के हिसाब से सम्मानजनक महसूस कर सके और उसके साथ सही मायने में न्याय हो सके। इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस से मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।